वेलकम प्रो मैक्स स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा टीडीएस टीसीएस के कंसेप्ट। सर इनकम टैक्स पढ़ाओगे? नहीं बेटा, जीएसटी में भी टीडीएस टीसीएस के कंसेप्ट। आई होप आपको अपने सिलेबस के बारे में मालूम है। और एज यूजुअल हमारे जो पुराने डायलॉग्स हम उसी से स्टार्ट करेंगे क्लास को। तो कंट्रोल सी कंट्रोल भी कर लेते फिलहाल के लिए। नहीं सर, एक बार बुलवा दीजिए। बुलवा दूं? यस सर, बुलवा दीजिए। चलो बोल देते हैं, जान लगा देंगे सर, रिजल्ट निकालेंगे। आप हम पर ट्रस्ट कीजिए, हम रेगुलर रिवीजन भी करते हैं और बाकी सब्जेक्ट को भी मेंटेन करते हैं। चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं टीडीएस टीसीएस का चैप्टर। टीडीएस सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, टीसीएस सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब 51 क्या है और फटाफट बताता हूं। टीडीएस का मतलब है कोई टैक्स डिडक्ट करके बचा हुआ अमाउंट ही पेमेंट करेगा। अगर मुझे आपको कुछ पेमेंट करना है तो मैं आप पर मैं आपको पेमेंट करूंगा उसमें से एक पोर्शन डिडक्ट कर लूंगा और बचा हुआ आपको दे दूंगा। जो पोर्शन आपसे मैंने डिडक्ट किया वो गवर्नमेंट को दूंगा मैं। इसको बोलते हैं डिडक्शन, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। सर नहीं समझ आया, अभी समझ आएगा। डिडक्टर कौन? मैंडेटरी फॉर द फॉलोइंग पर्सन, वो नीचे बताऊंगा। डिडक्टर टू डिडक्ट द टैक्स फ्रॉम पेमेंट्स मेड टू द सप्लायर ऑफ टैक्सेबल गुड सर्विसेज। कुछ स्पेसिफिक लोगों का ही नाम है। वो लोग अगर अपने सप्लायर को पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट ही सप्लायर को पे करेंगे और जो डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को जमा होगा। आइए देखते हैं कौन लोग। लोकल अथॉरिटी, इसका मतलब सर गवर्नमेंट टाइप के लोग होंगे डिडक्टर। यस, गवर्नमेंटल एजेंसी, पीएसयू, डिपार्टमेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट भी। सर एक बार और, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज, देखो दो हो गया। पीएसयू, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ये दो भी हो गया, चार हो गए। आगे बढ़ता हूं। सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, ये सोसाइटी। और कोई भी अथॉरिटी, बोर्ड या अदर बॉडी किसने बनाई? पार्लियामेंट के एक्ट से बनी या स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट से बनी या गवर्नमेंट ने बनाई जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% या उससे ज्यादा है। सर एक बार और, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसीज, डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, ये लोग हो सकते हैं डिडक्टर। उसके बाद सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय द सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, सेकंड भी हो गया। उसके बाद कोई अथॉरिटी, बॉडी या कोई भी आपकी अदर बॉडी सेट अप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या कोई भी गवर्नमेंट ने बनाई हो जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 51% या उससे ज्यादा, ऐसी कोई बॉडी, ये सब होते हैं डिडक्टर। ये लोग सप्लायर को जब पेमेंट करेंगे तो टीडीएस डिडक्ट करके पेमेंट करेंगे और जो टीडीएस डिडक्ट हुआ वो जीएसटी डिपार्टमेंट को जमा होगा। सर फाइन। नो टीडीएस, टीडीएस कब डिडक्ट नहीं होगा? व्हेन सप्लाई ऑफ गुड सर्विस टेक्स प्लेस बिटवीन द अबव पर्संस। इसका मतलब बिटवीन वर्ड पे आपने ध्यान दिया होगा। ऊपर के लोग आपस में अगर एक दूसरे को सप्लाई दे तब टीडीएस की जरूरत नहीं है, तब टीडीएस नहीं आएगा। फाइन, खत्म सर। आगे बढ़ते हैं। डिडक्टी कौन? अब वो सप्लायर जो मैं बार बार कह रहा था जिस पर टीडीएस काटा जाएगा वो है कौन? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड सर्विसेज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट में जो टैक्सेबल गुड्स या सर्विस का वैल्यू सप्लाई हुआ वो ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन 2,50,000 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस एज पर द इनवॉइस। मतलब इनवॉइस में टैक्स जो ऐड हुआ उसको छोड़कर बाकी वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तब वो सप्लायर कवर होगा। मतलब मान लो मैं सप्लायर हूं, आप गवर्नमेंट है। एक बार ऐसा ले लेते हैं, मैं आपको टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं, एग्जाम सप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, टैक्सेबल सप्लाई कर रहा हूं एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसकी वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है एज पर द इनवॉइस एक्सक्लूडिंग द जीएसटी पोर्शन, तब जाके टीडीएस आएगा, नहीं तो आएगा भी नहीं। सर एक बार और, मैं सप्लायर हूं, आप गवर्नमेंट है, वो ऊपर वाले पीएसयू कोई भी ले लो आप, आपको मैं सप्लाई दे रहा हूं, तो जो वैल्यू ऑफ सप्लाई एक कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं 3 बार सप्लाई दूं चाहे, बट कॉन्ट्रैक्ट एक ही है, तो फिर चेक करना होगा उस कॉन्ट्रैक्ट का, जितना भी उस कॉन्ट्रैक्ट के तहत मैंने सप्लाईज दी है उसका टोटल वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज्यादा है टैक्सेबल सप्लाई का। और एक इंपॉर्टेंट वर्ड, जब टोटल वैल्यू निकालोगे उसमें टैक्सेस इंक्लूड मत करना। अगर वो 2.5 लाख क्रॉस कर गया तो मैं सप्लायर की मीनिंग में फॉल कर जाऊंगा। एक कॉन्ट्रैक्ट चेक कर लेना, इनवॉइस एक नहीं बोला, कॉन्ट्रैक्ट अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, उसमें 4 इनवॉइस जाए तब भी मैटर नहीं करता। चारों इनवॉइस मिला के भी 2,50,000 क्रॉस किया तो भी मैं सप्लायर के मीनिंग में फॉल करूंगा अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत ट्रांजेक्शन हुआ है तो। चलिए अब टीडीएस का क्रेडिट। अब मान लो गवर्नमेंट ने मुझ पर टीडीएस काट दिया क्योंकि मेरा वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा था, 2,50,000 से एक्सीड कर रहा था। इन दैट केस जो टीडीएस मुझसे डिडक्ट हुआ है उसका मुझे क्रेडिट मिलेगा अपने ई कैश लेजर में। ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस चैप्टर में बता चुका हूं। नेक्स्ट रेट, क्या रेट से टीडीएस कटता है? देखो 1%, और अगर सीजीएसजी मिलाकर बात करें तो 2%, तो 1% या 2% पेमेंट पर या क्रेडिट पर। सर कब कटेगा टीडीएस? पेमेंट और क्रेडिट टू द सप्लायर, तो सप्लायर को जितना पेमेंट हो रहा है जब क्रेडिट हो रहा है उस वक्त काटा जाएगा, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट ऑफ जीएसटी। ये तो आपको ऊपर भी पता चल गया, जीएसटी पोर्शन पर टीडीएस नहीं कटता,
बाकी गुड्स की वैल्यू या सप्लाई की वैल्यू पर टीडीएस डिडक्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन, कब टीडीएस नहीं कटेगा? इफ लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मतलब डिडक्टर मतलब गवर्नमेंट, ये तो गवर्नमेंट ही हो गया ना, रिसिपिएंट का एक स्टेट या यूनियन टेरिटोरी है और सप्लायर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों सप्लायर डिडक्टर एज वेल एज प्लेस ऑफ सप्लाई कोई दूसरा स्टेट है बट नॉट स्टेट वन, तब नहीं कटेगा। इसका मतलब मान लो डिडक्टर गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है जो है लोकेटेड इन कोई भी स्टेट ले लीजिए, उड़ीसा ले लीजिए, उड़ीसा की गवर्नमेंट है, उन्होंने सप्लायर से जो सप्लाई ली है वो सप्लायर दिल्ली का है और सप्लाई भी दिल्ली में ही ली है, उनको कोई दिल्ली में इवेंट कराना था, सप्लाई भी दिल्ली में, सप्लायर भी दिल्ली का और गवर्नमेंट है उड़ीसा की। तो देखो सप्लाई जो गवर्नमेंट है, रिसिपिएंट है या डिडक्टर है वो कहां का है? अलग स्टेट का है, जबकि प्लेस ऑफ सप्लाई एज वेल एज सप्लायर ये दोनों कोई दूसरा स्टेट है, उस केस में टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। आगे बढ़ता हूं। मंथली रिटर्न एंड डिपॉजिट ऑफ टीडीएस बाय डिडक्टर, तो क्या टीडीएस डिडक्टर को और क्या लायबिलिटी है? जीएसटीआर 7 मंथली लगाना पड़ता है उनको और टीडीएस जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को और किसको? इंटरेस्ट होगा 18% पर एनम। सर ये कब होगा? अगर टाइमली जमा नहीं हुआ तब होगा, ऑन और बिफोर 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ। अच्छा, टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को उसका पैसा जमा कब तक कराना होता है? डिडक्टर को 10th ऑफ द सक्सीडिंग मंथ, मतलब अप्रैल मंथ चल रहा है तो मई का 10th तक हो गया। टीडीएस सर्टिफिकेट देना पड़ता है डिडक्टर को प्रिस्क्राइब फॉर्म में, किसको? डिडक्टिव को। कब तक? विद इन 5 days ऑफ रेमिटेंस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को जिस दिन पैसा जमा कराया वहां से 5 दिन के अंदर अंदर, और ऐसा नहीं किया तो डिडक्टर को लेट फी लगेगा। सर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी लेट फी क्यों नहीं लगेगा? दोनों अलग अलग है, जीएसटी डिपार्टमेंट अलग है, ये डिपार्टमेंट दूसरे है, तो लेट फी लगेगा 100 रुपीज पर डे, बट मैक्स टू मैक्स 5000 का ही लेट फी होगा फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ द 5th डे अंटिल, मतलब 5th डे का एक्सपायरी से 6th डे से, और अंटिल द डे ही फर्निशेज द सर्टिफिकेट, और जब तक वो सर्टिफिकेट फर्निश नहीं करता तब तक का लेट फी लगेगा, बट मैक्सिमम 5000 पर डे 100 रुपीज। नेक्स्ट, रिफंड ऑन एक्सेस और एरोनियस डिडक्शन, अगर टीडीएस ज्यादा काट दिया, एक्सेस काट दिया तो रिफंड कैसे मिलेगा? उसके लिए सेक्शन 54 रिफंड चैप्टर में पढ़ेंगे। हो गया आपका टीडीएस, इतना ही है। अब टीसीएस लेंगे। टीसीएस अंडर जीएसटी, अब स्टार्ट करते हैं टीडीएस के बाद सेक्शन 52 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। अब टीसीएस सर टीडीएस से कैसे अलग है? देखो, ई कॉमर्स ऑपरेटर जो होते हैं वो लोग सेलर जो होते हैं उनके अंदर, जैसे फ्लिपकार्ट के भी सेलर होते हैं, अमेजॉन के भी सेलर होते हैं, वो सेलर लोगों से ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को जमा कराता है और उन सेलर लोगों का ई कैश लेजर में उसका क्रेडिट आ जाता है, और आप रिसिपेंट होते हैं, आप पर कुछ नहीं होगा। एक बार एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैं फ्लिपकार्ट पर एक सेलर हूं, मेरे से आपने खरीदा है बट वाया फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स ऑपरेटर है, वो मुझे जब आप जो पेमेंट फ्लिपकार्ट को करे वो पेमेंट जब मुझे फ्लिपकार्ट देगा तो उसमें से टैक्स का जो पोर्शन है, टीसीएस का जो पोर्शन है वो फ्लिपकार्ट रख लेगा, बचा हुआ पैसा मुझे देगा, मतलब मुझसे कलेक्ट किया फ्लिपकार्ट ने टीसीएस का अमाउंट, गवर्नमेंट को जमा कराएगा, मेरे ई कैश लेजर में उसका क्रेडिट आ जाएगा। सर और बेटर बताइए, आइए पढ़ते हैं। पर्सन लायबल टू कलेक्ट टीसीएस, एवरी ई कॉमर्स ऑपरेटर नॉट बीइंग एन एजेंट हैज बीन मैंडेटेड टू कलेक्ट टीसीएस। तो ई कॉमर्स ऑपरेटर वाले टीसीएस कलेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं किससे कलेक्ट करते हैं, नीचे देख लो, ऊपर भी लिखा है नीचे देख लो, सप्लायर जो सप्लाई करते हैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के पोर्टल से उनसे कलेक्ट किया जाता है, बट उसमें एक एक्सेप्शन है, सेक्शन 9(5) की सप्लाईज को छोड़कर, अदर देन नोटिफाइड सर्विसेज अंडर सेक्शन 9(5). अब और एग्जेम सप्लाई के केस में तो खैर देखो आपको भी पता है कोई टैक्स कलेक्शन होगा ही नहीं क्योंकि वो एक सप्लाई एग्जेम्प्ट है। सर 9(5) क्यों? अब अगर आपको चार्ज ऑफ जीएसटी पढ़ा हुआ तो आपको पता 9(5) में जो सर्विसेज नोटिफाइड है वहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स पे करने के लिए लायबल होते हैं, जिसमें ओला, उबर, अर्बन कंपनी, ये सब के एग्जांपल मैंने लिए थे, मेक माई ट्रिप वगैरह, इफ यू रिमेंबर, या स्विगी जोमेटो। अगर अभी भी याद नहीं है तो बेटा फिर आपका रिवीजन काफी वीक चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। टीसीएस की रेट क्या होगी अब? सर 0.5%, मतलब टीडीएस से आधी, और अगर सीजीएसटी मिलाकर बात करूं तो 1% ऑफ द नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। टैक्सेबल सप्लाईज का नेट वैल्यू जो होता है उस नेट वैल्यू के वैल्यू पर टीसीएस कलेक्ट होगा आधा %। और सर यहां पर कोई लिमिट है? जैसे टीडीएस में 2.5 लाख की लिमिट थी, यहां कोई लिमिट नहीं है, कितने भी रुपए का सप्लाई हुआ हो सप्लायर का अमेजॉन के थ्रू, उस पर टीसीएस अमेजॉन कलेक्ट करेगा या फ्लिपकार्ट कलेक्ट करेगा। आगे बढ़ते, ऑफ गुड सर्विसेज सप्लाइड थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, डिडक्ट वैल्यू ऑफ रिटर्न्स, बट अगर माल रिटर्न आ गया वो वैल्यू डिडक्ट कर देंगे अमेजॉन, उस पर टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा, कहने का मतलब उसको हटा दिया जाएगा। एंड ऑल्सो एक्सक्लूड द अमाउंट ऑफ एनी जीएसटी या सेस, टैक्स पोर्शन में भी टीसीएस नहीं आता। इसका मतलब मान लो मैं मोबाइल फोन सेल कर रहा हूं अमेजॉन के थ्रू, मेरा मोबाइल फोन बिक्री हुआ पर्टिकुलर मंथ में मान लो 5 लाख का, 5 लाख के मोबाइल फोन में से 1 लाख का फोन डिफेक्टिव की वजह से रिटर्न आ गए थे, तो कितना हुआ? 4 लाख की वैल्यू,
4 लाख की वैल्यू में भी 50,000 तो टैक्स पोर्शन है वो भी हटा लिया, 3.5 लाख की वैल्यू, बस ये नेट वैल्यू पर टीसीएस कलेक्ट होगा 0.5% प्लस 0.5%, ऐसा। नेट वैल्यू कैसे निकलते देखो, लिखा है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई माइनस टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रिटर्न्स। टैक्सेबल सप्लाई की एग्रीगेट वैल्यू, उसमें से टैक्सेबल वैल्यू रिटर्न्स का वो लेस कर लो, एक्सक्लूसिव ऑफ अमाउंट ऑफ एनी जीएसटी, जीएसटी एक्सक्लूसिव होगा, ये सब हो गया। यही तो मैंने अभी एग्जांपल में किया है। आगे बढ़ता हूं, टीसीएस का क्रेडिट सप्लायर को मिल जाता है, ई कैश लेजर में बता दिया। रिटर्न इनको भी लगाना होता है, यस जीएसटीआर 8 है, टीडीएस में जीएसटीआर 7 था, यहां जीएसटीआर 8 है। इन लोगों को रिटर्न के साथ टीसीएस का पैसा भी जमा कराना होगा गवर्नमेंट को, और अगर डिले किया तो 18% इंटरेस्ट पर मंथ इनको लगेगा, पर एनम इनको लगेगा। ऑन और बिफोर 10th ऑफ द सक्सेसिव मंथ, ड्यू डेट अगले महीने की 10 तारीख ही रहेगी। वैसे ही एग्जैक्टली सेम है। एडिशनली ई कॉमर्स ऑपरेटर को एनुअल स्टेटमेंट भी लगाना पड़ता है ऑन और बिफोर 31st डे ऑफ डिसंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन फॉर्म जीएसटीआर 9B। मतलब करंट ईयर है, मान लो 22-23, तो दिसंबर 23 आपको, मतलब 31 दिसंबर 23 को आपको जीएसटीआर 9B एनुअल रिटर्न लगाना होगा। आगे बढ़ता हूं, रेक्टिफिकेशन ऑफ मंथली स्टेटमेंट बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर, जो हर महीने ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने रिटर्न्स लगा रहे हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। आंसर इज यस। इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर को कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है खुद से तो उनको रेक्टिफाई करना होगा। उसका टाइम लिमिट अर्लियर ऑफ जैसे हर जगह टाइम लिमिट जो हो रही है वही है 30th नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 नवंबर, मतलब वही 22-23 ईयर है तो 30th नवंबर ऑफ 2023, और एक्चुअल डेट ऑफ नॉट ड्यू डेट नहीं है ये, एक्चुअल डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ रेलेवेंट एनुअल रिटर्न या एनुअल स्टेटमेंट, इन दोनों में से अर्लियर डेट होगी। मतलब 30th नवंबर या एनुअल स्टेटमेंट लगाने की डेट में से जो अर्लियर होगा। रेक्टिफिकेशन वाला पॉइंट है ना, लाइटली मत लेना, छोटा सा है बट अच्छा है। नोटिस टू द ई कॉमर्स ऑपरेटर, कब मिलता है उनको नोटिस? एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर कैन इश्यू नोटिस टू ई कॉमर्स ऑपरेटर आस्किंग हिम टू फर्निश विद इन 15 वर्किंग डेज, 15 वर्किंग डेज, डिटेल ऑफ रिलेटिंग टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स सर्विसेज सप्लाइड, स्टॉक ऑफ गुड्स लाइंग इन वेयरहाउस एटसेट्रा। तो इनसे डिटेल मंगाई जा सकती है, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है, 15 वर्किंग डेज का समय देगा वो आपको। अगर फेलियर किया इन लोगों ने तो इनके अगेंस्ट पेनल्टी लगाई जाएगी 25,000 तक की, अप टू है ये तो 25,000 तक की। आगे बढ़ते हैं, जीएसटी टैक्स लायबिलिटी ई कॉमर्स ऑपरेटर का कैसे कैलकुलेट होता है इंक्लूडिंग टीसीएस। एक ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पर्टिकुलर मंथ का टोटल टैक्स लायबिलिटी निकालेगा विद टीसीएस, कैसे निकलेगा आओ दिखाता हूं। एक फॉर्मेट है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं और ये बिना फॉर्मेट के जल्दी से सॉल्व करेक्ट होता नहीं है। सबसे पहले जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, एज यूजुअल जो सबका करते हैं, जीएसटी ऑन वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड सर्विस मेड बाय ईसीओ इन इट्स ओन कैपेसिटी। कई बार अमेजॉन एज ए सेलर खुद भी बेचता है, उसका वैल्यू ले लो, उस पर जीएसटी ले लो। उसके बाद जीएसटी ऑन वैल्यू ऑफ कमीशन, कैंसिलेशन या हैंडलिंग चार्जेस या लिस्टिंग फीस। और कई सप्लायर का माल अमेजॉन बेचता है बट ऑन नॉट इन इट्स ओन, सप्लायर का सेल है वो, उसका खुद का नहीं है अमेजॉन का, जीएसटी सप्लायर ही कलेक्ट करेगा, बट अमेजॉन वहां पर लिस्टिंग फीस, कमीशन ये सब चार्ज करता है। तो अमेजॉन जो सर्विस फीस, लिस्टिंग फीस, कमीशन चार्ज करता है उस पर तो जीएसटी आएगा, उसका वैल्यू पर टैक्स बात कर रहा हूं, उसका वैल्यू पर जीएसटी। ये हो गया अमेजॉन का पर्टिकुलर मंथ का टोटल टैक्स आ गया। प्लस अब बात करते हैं, अगर कोई जीएसटी पेबल अंडर आरसीएम है तो वो भी जोड़ लो, रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स है तो वो भी जोड़ लो। आ गया दूसरा अमाउंट, पहला था उसका आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स, दूसरा था रिवर्स चार्ज में कोई टैक्स है तो। थर्ड, कैलकुलेट एलिजिबल आईटीसी इंक्लूडिंग आईटीसी ऑफ टैक्स पेबल अंडर आरसीएम इफ एलिजिबल। तो जहां पे भी वो आईटीसी के लिए एलिजिबल उसका अमाउंट भी निकाल कर यहां लिख लो। 3 अलग अलग कॉलम है, तीनों को आप टोटल अलग अलग करके रखना। पहला वाला क्या है, आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स, दूसरा वाला क्या है, रिवर्स चार्ज का टैक्स, तीसरा वाला क्या, आईटीसी का अमाउंट। सर लिख लिया। अब टैक्स लायबिलिटी फाइनल निकालते हैं। देखो, जीएसटी पेबल थ्रू ई कैश लेजर, ए माइनस सी प्लस बी, ध्यान देना बेसिक में बताया हुआ है। सर ए का मतलब ये आउटवर्ड सप्लाई पे मेरा टैक्स माइनस आईटीसी जो मुझे मिलेगा वो ये है, कर दिया ए माइनस सी। उसके बाद रिवर्स चार्ज का टैक्स तो मेरे को देना ही पड़ेगा, इवन इफ उसका मैंने आईटीसी नीचे ले लिया है, वो अलग से ऐड करना होगा, तो बी बाद में ऐड करो, ये प्लस अलग से, तो मैंने इसलिए प्लस बी यहां दिखाया। तो ए माइनस सी प्लस बी जोड़ो, टोटल आ गया। ये मेरे को एक तो जीएसटी देना, प्लस अगर इस महीने मेरी कोई टीसीएस की भी लायबिलिटी है नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई पर, तो वो टीसीएस का लायबिलिटी इधर जोड़ूंगा, टोटल टैक्स लायबिलिटी महीने का आ जाएगा एक ई कॉमर्स ऑपरेटर का। इस तरह से आता है, ये फॉर्मेट कहीं नहीं मिलेगा, मैं बनाया हूं आप ही के लिए ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आपको दिक्कत ना है। सर एक बार और देखो, अमेजॉन का खुद का लिस्टिंग है, खुद का प्रोडक्ट है, तो वो खुद की जितनी भी सेल करे उस पर आउटवर्ड टैक्स, जो सेलर अमेजॉन के थ्रू बेच रहे हैं वहां पर अमेजॉन का पूरा वैल्यू अमेजॉन का नहीं है, अमेजॉन का सिर्फ कमीशन, लिस्टिंग फीस ही है, उस पर जो जीएसटी आएगा वो जीएसटी।
ये दोनों को टोटल कर लो, हो गया एक पार्ट। आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स आ गया। उसके बाद रिवर्स चार्ज में अगर अमेजोन कहीं पर लायबल है वो टैक्स एक जगह लिख कर रख लो। सर लिख लिया। उसके बाद अमेजोन को जो टोटल आईटीसी के जितने भी इनवर्ड सप्लाई के बिल है उसका आईटीसी जोड़ लो, इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज वाला में भी अगर वो एलिजिबल है वो भी जोड़ लो। आईटीसी का अमाउंट निकल गया। अब क्या करने का, अब टैक्स कितना पेबल है वो निकालते हैं। कैसे निकलेगा बताता हूं। सबसे पहले आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स माइनस आईटीसी जितना एलिजिबल है कर लो, बट आईटीसी उतना ही लेस करना जितना आपका टैक्स है, उससे ज्यादा आईटीसी लेस नहीं होगा, फिर वो कैरी फॉरवर्ड होगा। कर लिया लेस। अब भी मान लो टैक्स आ ही रहा है तो प्लस रिवर्स चार्ज का टैक्स दोनों ऐड कर लो। इसमें आप टीसीएस में अगर कुछ लायबिलिटी है वो भी ऐड कर लो, मंथली टैक्स का आ जाएगा पूरा अमाउंट। दैट्स ऑल। यही है टीसीएस। लास्ट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इग्नोर मत करना।